नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों को आप तक पहुंचाने का। आइए आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। 6 लोगों की हलाकत के बाद कुलगाम और शोपियान में दिखा बंद का असर। ट्रैफिक निजाम और कारोबारी इदारे रहे बंद, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। डीडी कश्मीर पर नजर आएगा मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का कश्मीरी वर्जन। बाहमी इत्तेहाद, अमन और सेकुलरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमत बना रही है मंसूबा। जम्मू का मशहूर SMGS अस्पताल खस्ता हाली का शिकार। एक बेड पर 2 मरीज सोने को मजबूर। 100 हामिला खवातीन को महज 40 बेड है मैसर। जम्मू की रणबीर कैनाल नहर में लगा गंदगी का अंबार। 60 किलोमीटर की नहर में से 423 गांव को पहुंचता है पानी, फिर भी बेतवज्जोही का शिकार है नहर। और काजीगुंड में CRPF और पब्लिक व्हीकल्स के दरमियान जबरदस्त टक्कर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, 5 लोग जख्मी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जनूबी कश्मीर के शोपियान में 6 लोगों की हलाकत के बाद कुलगाम, शोपियान और उसके आसपास के इलाके में बंद का असर देखने को मिला है। हड़ताल की वजह से ट्रैफिक का निजाम और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। ऐसे हालात में आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। आपको बता दें कि आज किसी भी अस्करी या फिर हुर्रियत ने कोई भी कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने अज खुद दूसरे दिन भी ताजियती हड़ताल की, जबकि कल मुश्तरका हुर्रियत क़यादत ने शोपियान चलो की कॉल दी है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि किसी भी अस्करी या हुर्रियत ने कोई भी कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों ने अज खुद दूसरे दिन भी ताजियती हड़ताल की, जबकि कल मुश्तरका हुर्रियत क़यादत ने शोपियान चलो की कॉल दी है। तो जनूबी कश्मीर के शोपियान में 6 लोगों की हलाकत के बाद कुलगाम और उसके आसपास के इलाके में बंद का असर देखने के लिए मिला है। और इधर वादी कश्मीर में अमन और इत्तेहाद और सेकुलरिज्म को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत सूबे के चैनल डीडी कश्मीर पर कई खुसूसी प्रोग्राम नशर करने के मंसूबे बना रही है। वजारत दाखिला के एक सीनियर अफसर के मुताबिक वजारत दाखिला डीडी कश्मीर के इश्तराक से मशहूर टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का कश्मीरी वर्जन लाने की तैयारी में है। साथ ही दीगर सिंगिंग और डांसिंग टैलेंट शोज भी नशर करने का इरादा रखती है। इन प्रोग्रामों का मकसद वादी के नाज़रीन को मुल्क की मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत से रूशनास कराना है, ताकि अमन और सेकुलरिज्म के अक़दार को अवाम के दरमियान फरोग दिया जा सके। तजवीज़ फिलहाल हतमी मरहले में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर हाल ही में बात की गई है। हुकूमत मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए ऐसे कंटेंट को नशर करने की कोशिश कर रही है जो अमन और तरक्की के ख्याल को तशवीक देते हों। इन प्रोजेक्ट्स पर कौमी सतह के कई माहिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। साबिक दाखिला सेक्रेटरी GK पिल्लई के मुताबिक महदूद व्यूवरशिप एक बड़ा मसला है और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ज़मीनी हकीकत को दरियाफ्त कर लेना बेहद ज़रूरी होगा। दूसरे माहिर के मुताबिक डीडी कश्मीर पर इस तरह के प्रोग्राम्स हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म को फरोग देने में मुआविन होंगे और ये मुल्क के मफाद में होगा। तो अब कौन बनेगा करोड़पति आपको कश्मीरी जबान में भी देखने को मिलेगा। डीडी कश्मीर ने इसकी तैयारी की और जिस तरह से खास तौर से अपने मुल्क की तहजीब, सकाफत और मुल्क के जो मकबूल टेलीविजन शोज हैं उसको कश्मीरी जबान में डब करके दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोग अपने मुल्क को जान सकें और बेहतर ढंग से अपने मुल्क के लोगों के साथ जुड़ सकें। मरकजी सरकार की तरफ से ये पहल की गई कि अब दूरदर्शन श्रीनगर से एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति, यानी कुछ बन करोड़पति। अब इसका रीच जो है और इसको अपनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, हमारे साथ अहम शख्सियात मौजूद हैं। आप हैं शबीर मुजाहिद साहब, आप डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हुए और तीनों खित्तों में काम किया, लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर। और उमर इम्तियाज़ साहब सीनियर प्रोड्यूसर हैं और सहराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सागर सहराई साहब, आप एक मारूफ अदाकार रह चुके हैं, बड़े पर्दे पर काम कर चुके हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगा सर, पहले बताएगा कि ये जो कंसेप्ट है आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस कंसेप्ट को जुटाया नहीं जा सकता। जैसे
नेशनल लेवल के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ, जिसके कॉन्सेप्ट के ये घर घर की कहानी बन गई। जहाँ तक कौन बनेगा करोड़पति का ताल्लुक है, ये पहले दूरदर्शन के पास बहुत सालों पहले आया था, लेकिन उस वक्त उनके कोई अड़चन थी। लेकिन दूरदर्शन से ऐसा प्रोग्राम टेलीकास्ट करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया की सबसे टेरिस्टेरियल नेटवर्क जो है, जो दूरदर्शन है, आपके पास टेरिस्टेरियल रीच है। गली गली, कोचे कोचे, गांव में ना कोई केबल लगाना है, ना कोई, यूं ही स्विच ऑन किया तो आपको ये होगा। आप इसको सक्सेसफुल, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, देर आयत दुरुस्त आयत, तो इस तरीके से ये अच्छा है। क्योंकि आप नाजिम भी रहे हैं, दूरदर्शन के सरबराह रहे हैं, तो क्या किस लेवल का ये कंसेप्ट होना चाहिए ताकि इसको प्रो जम्मू कश्मीर ले सके? प्रो जम्मू कश्मीर में उसमें ये चीज़ है कि अगर ये प्रो जम्मू कश्मीर करना है तो वी हैव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो इतनी पावरफुल है। मेरे ख्याल में हम सबसे सर फहरिस्त है। अगर हम अपने ही मुल्क की बात करें तो कश्मीर का जो अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री है, तो इसमें वो उजागर कर सकते हैं कि हम जो मीरास है हमारा, उसके बगैर जो आजकल का डिजिटल ज़माना है, लोगों को उसके साथ जो आम बच्चे हैं उनको रोशनास किया जाएगा, पुराने ज़माने और आजकल के ज़माने की तरफ हम लाएंगे। उमर साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे कि आपको प्रोडक्शन का बहुत एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम से आप जम्मू कश्मीर का जो व्यूवर है किस तरह से जुड़ सकता है? देखिए तजम्मुल साहब, जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये प्रोग्राम ऑन एयर जाने के हवाले से हमारी कोई इसमें वो अपने वो एतराज़ात नहीं है जी। बट द बिग क्वेश्चन इज़, मैं इस प्राइवेट फिल्म मेकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले 30-35 साल से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो एक्सपीरियंसेस हमें हैं, जिन हालात में हमने दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाई हैं, सीरियल्स किए हैं, बाकी किए हैं, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हाल ही में इन्होंने जो गाइडलाइन दूरदर्शन ने एडवर्टाइज की है, जिस माध्यम से ये सीरियल भी उसी के हवाले से अभी कमीशन होना है आगे आने वाले वक्त में। लेकिन मैं आपको ये कहूँ, और मैं ये कहना बहुत ही मुनासिब समझता हूँ, जहाँ तक लोगों की टेस्ट का ताल्लुक है, ये बाहर से प्रोग्राम करने के लिए कोई आएगा और यहाँ के आर्टिस्टों को बुक करेगा, वो ये प्रोग्राम करेगा। लेकिन जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, इस गाइडलाइन के माध्यम से यहाँ के 100% लोगों को आउट कर दिया गया है। Nobody from the J&K state can just submit the program in any of the category, be with that fiction, documentary, किसी भी हवाले से यहाँ का प्रोड्यूसर, यहाँ का फिल्म मेकर सब अपना प्रपोजल नहीं भर सकता है। तो इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। सैयद तजम्मुल, जिस तरह से आपने बात भी की अफसरान से डीडी के, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है, खास तौर से पड़ोसी मुल्क और वहां पर जो मकबूजा कश्मीर है जहां से प्रोपेगेंडा किया जाता है, कठपुतली सरकार वहां पर कायम की गई और जो प्रोपेगेंडा करती है उस प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए और अपने मुल्क से और मजबूती से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और इसको किस तरह से देखा जाएगा और इसका कितना रिस्पॉन्स आपको लगता है मिलने की उम्मीद है? देखिए इमरान, जिस तरह से कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिस तरह से मरकजी सरकार ने देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से कुछ इकदाम उठाए, और कौन बनेगा करोड़पति जिसका तर्जुमा कश्मीर में कुछ बन करोड़पति, यानी एक डाइस पे बैठकर आप बड़ी हाई डिग्निटी के साथ बैठे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चला, उसके बाद आप अच्छी कमाई करके जाते हैं। एक मैसेज आता है कि इंसान का इंटेलिजेंट और आज के दौर में बैनुल अक़वामी सतह के तासुरात किससे जानने जरूरी है। जिसके बाद कश्मीर की जो चैनल है, जिसको हम और फिर में क्वेश्चन चैनल कहते हैं, इसका जो मैंडेट था जब ये लॉन्च किया गया था तो ये था कि मैंडेट ही इन्होंने जम्मू कश्मीर की सकाफत, हिरफत और यहाँ के जितने भी हमारे दरिया, झरने, आबशार, जो भी हमारी तारीख है उसको विरसे के तौर पर आगे बढ़ाना था। लेकिन बदकिस्मत से उस लेवल तक दूरदर्शन नहीं उभर सका और जो प्राइवेट प्रोड्यूसर जो काफी हाईली प्रोफेशनल है उनके मसाइल भी हैं, लिटिगेशन में बहुत सारे मामला उलझे हुए हैं। लेकिन अब ये जो खबर आई कि अब दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर से कौन बनेगा करोड़पति शुरू होगा, जिससे न सिर्फ सरहद के उस तरफ बल्कि
दुनिया की हर जगह ये तासुर जाएगा कि कश्मीर से इस लेवल का प्रोग्राम होगा जिसमें तारीख, तमद्दुन, सकाफत और इतिहास जानने की कोशिश की जा सकती है। इस प्रोग्राम में एक अच्छी खबर है, लेकिन अब खदशा है कि ये प्रोग्राम जो है कहीं उन महाजरीन के हवाले तो नहीं किया जाएगा जो कश्मीर के साथ इख्तलाफात कई मानों में रखते हैं। कई ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो बाहर से रियासत की आबहवा के बारे में भी, मौसम के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो आके इस प्रोग्राम में आएंगे। उम्मीद करते हैं कि लोकल सतह के जो प्रोफेशनल लोग हैं उसमें जुड़ जाए और एक आवाज आगे जाए कि शायद मैंडेट जो दूरदर्शन कैसेट चैनल का था उसको अब इस प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि पजीराई बिल्कुल। और हम इस तरह से आप तो वहां पर लगातार घूमते हैं, आप चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, और जो प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, उससे मुकाबला करने में इस तरह की कोशिश कितनी अहम, कितनी ज्यादा कामयाब साबित हो सकती है, क्योंकि वहां से लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिस मुल्क ने खुद हमारे एक हिस्से को कब्जा रखा है, मकबूजा कश्मीर के जरिए यहां प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इस तरह की कोशिश से हम निपट सकते हैं क्या कहीं ना कहीं? देखिए, कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, वो भी इस तरह की हरकत करते हैं। देखिए, शुरुआत की जा सकती है ऐसे प्रोग्राम से, और भी आगे अगर इस तरह के प्रोग्राम चलेंगे तो सरहद के उस तरह भी मैसेज चलेगा कि जो कुछ लोग वो मनफी प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के इस तरफ के बारे में करते हैं, मुझे लगता है उसको रोकने के लिए, एंटरटेन क्राउड को अपने साथ जोड़ने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी हिकमत अमली है। उन्होंने अपना जो सारा मीडिया या जरा इब्लाग जो इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर के लिए, अब यहां से अगर आप मीडिया की जुबान में ही उनका जवाब देंगे, काफी दानिशमंद अच्छे लोग इसमें लाएंगे, मुझे लगता है कि उनको भी जवाब मिलेगा और मुल्क को भी यह एक मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कितने टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को निखारना होगा, इसको प्लेटफॉर्म देना होगा। मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जाएगा न सिर्फ सरहद के उस तरफ दीगर ममालिक में, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर जो भी उर्दू, हिंदी, कश्मीरी जानने वाले लोग हैं। ये एक बात साफ कर दी सैयद तजम्मुल, ये कौन बनेगा करोड़पति का डब वर्जन होगा या नए से तैयार किया जाएगा? इसमें इब्तदाई दौर में जो अभी तक चूंकि साबिक होम सेक्रेटरी जी.के. पिले और बाकी लोगों के जो तासुरात इसमें हासिल किए गए, उनके मशवरात इसमें शामिल किए गए हैं और इन मशवरों को आगे देते हुए मुझे लगता है कि इसको डब करने की जरूरत, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज लोग यहाँ पर रहते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर डोगरी जानने वाले लोग हैं, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी, दरदशिन बोलने वाले लोग भी हैं आसपास में, और बहुत सारे लोग हैं जो अफगानिस्तान की सरहदों से इस तरफ जो जुबानें बोलते हैं, जिनमें कई जुबानें ऐसी हैं जो कि गांदरबल, कंगन, लार इस साइड में है। मुझे लगता है इसको मुख्तलिफ वर्जन में बाद में डब किया जाएगा और जब टेलीकास्ट होगा तो तमाम लोग समझ जाएंगे कि कौन बनेगा करोड़पति जम्मू कश्मीर की कोशिश चैनल से शुरू होने जा रहा है, तो इसका असल में मकसद क्या होगा। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी। कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे सैयद तजम्मुल आपको बता रहे थे किस तरह से एक नई कोशिश है और कौन बनेगा करोड़पति जैसे मकबूल प्रोग्राम को कश्मीरी जबानों में, अलग अलग जो जबान है, जो इलाकाई जबान है, उन तक में डब किया जाएगा ताकि इसको पहुंचाया जा सके और लोग इसको एंजॉय कर सके और कहीं ना कहीं अपने मुल्क के बारे में और बेहतर तरीके से जान सके, क्योंकि इसमें सवाल जवाब होते हैं और बहुत कुछ जनरल नॉलेज इस प्रोग्राम के जरिए होता है। इधर हजरत बल के दुकानों में आग लगने से सारा माल जलकर राख हो गया। श्रीनगर में दुकानों में लगी आग में एक जनरल स्टोर की दुकान को ज्यादा नुकसान हुआ है और उसके आसपास की दुकानों को मामूली नुकसान हुआ। आपको बता दें कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और इस मौके पर दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि हमारे नुकसान की भरपाई की जाए। हजरत बल इलाके में दुकानों में जबरदस्त आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। और कठुआ में आसिफा रेप और मर्डर केस का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन तंजीमें इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का मुतालबा कर रही हैं। और इसी सिलसिले में जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा किया है। फोरम के मेंबर एमएस कटोच ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाकर इस मामले के मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई एक खुद मुख्तार बॉडी है जिसके चलते इस मामले की जांच ट्रांसपेरेंसी से होगी। और हुकूमत पर सवालिया निशान लगाते हुए फोरम ने कहा कि क्यों लोगों की ओर से सीबीआई जांच के मुतालबे के बावजूद हुकूमत इसे सीबीआई को नहीं सौंप रही, इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है, ये जम्मू सूबे की एक सिविल सोसाइटी है
और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ये तय किया कि इस मसले के ऊपर हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस बारे में बताना चाहिए कि इस केस को, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो डिमांड है कि ये कठुआ वाला जो केस है, गांव रसाना जो है, इसको रसाना को यूपी का कराना बनाने की कोशिश ना करें ये लोग, और रसाना के लोगों की और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की ये आवाज है कि इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाए। इधर भुवनेश्वर के एम्स मेडिकल कॉलेज का कश्मीरी तालिब इल्म एजाज अहमद 9 फरवरी से गायब है, जिसको लेकर खबर आ रही थी कि उसे माओइस्टों ने खासतौर से अगवा कर लिया है माओइस्टों ने। और एजाज के अलावा इसमें अगवा होने के तकरीबन 4 हफ्तों के बाद बारामुंडा के बस स्टैंड इलाके में पोस्टर्स चिपकाए गए। इन पोस्टर्स के जरिए माओइस्टों ने कश्मीरी तलबा की किडनैपिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसके बदले में माओइस्ट लीडर सब्यसाची पांडा की रिहाई का मुतालबा किया था। वहीं पुलिस के हाथ अभी भी इस मामले में खाली हैं। इस मौके पर जी मीडिया की टीम ने कश्मीरी तालिब इल्म एजाज अहमद कटारिया के घर का दौरा किया और उनके रिश्तेदारों से बात की। एजाज के घर में गम का माहौल है और रिश्तेदारों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की कि उन्हें बेटे की खबर दी जाए। तो ये खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी हमने इस खबर से आपको रूबरू कराया था और आज जी मीडिया की टीम इस घर में पहुंची, जी सलाम के लोग इस घर में पहुंचे और रिश्तेदारों से बात की है। अहले खाना का कहना है कि उनके बेटे की कोई खबर अभी उनके पास नहीं है और उनके बेटे की खबर उन्हें दी जाए, हुकूमत के से मुतालबा है। जेएन के गवर्नमेंट से करते हैं, मरकजी गवर्नमेंट से अपील करते हैं और उड़ीसा की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि सर हमारा बच्चा कहाँ पर है, उसको हमें वापस दिलाओ। बीच में सर ये आप आई के भाई नक्सलियों ने उठाया, कहीं कोई कल शाम को हमने देखा सर कोई हाथ से लेकर कहीं कोई एक दिया हुआ था, लेकिन उससे भी हम लोग परेशान हैं। तो ये तो सर एक ड्रामा रचा हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने नक्सलियों ने उसको किडनैप किया, फिर उनका कोई कमांडर है क्या कुछ है सर ऐसा, उसको दे दो हम इसको दे देंगे। अगर ये खबर आई फिर किसने दी, क्यों? एक रिक्वेस्ट है सर, अगर वहां कॉलेज से वो लड़का निकला, कम से कम वहां के प्रिंसिपल या वहां का कोई इंचार्ज है, उसको ये पता नहीं है ये लड़का गया कहाँ। इनका बाहर में गेट होता है, इनके संतरी होते हैं, अगर वो रात को वापस नहीं आया, रात को शाम को वापस नहीं आया, उसका इतना पता नहीं किया लड़का गया कहाँ। बाजार गया, किसी ने किडनैप किया, भाग गया, कुछ पता नहीं है। 15 दिन के बाद हमें पता चलता है जब उसका स्विच ऑफ आता है। वही हुकूमत तरक्की के लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत में तरक्की महज कागजों के टुकड़ों पर सिमट कर रह गई है। जम्मू का जच्चा बच्चा अस्पताल ऐसे ही तरक्की के दावों की हकीकत बयां कर रहा है और इसकी हालत नए खतरों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस पर हम बात भी करेंगे। हुकूमत और उसमें बैठे हुक्मरान तब तक वादे और जिम्मेदारियों की गिनती करते हैं जब तक वो इख्तदार में नहीं आते। जैसे ही इख्तदार में आए, कुर्सी नशीन हुए और तमाम दावों की हवा निकलनी शुरू हो जाती है। हुकूमत में बैठी पार्टियां तरक्की के दावे करती हैं और हुकूमत से बाहर बैठी पार्टियां कमियां निकालती हैं। लेकिन जब बात 75 साल पुरानी हो और दोनों पार्टियां इख्तदार में रह चुकी हों तो दोनों की जवाबदेही बनती है, क्योंकि बात 75 साल पुरानी है। रियासत जम्मू कश्मीर में 1940 में तामीर हुए श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल, जिसका इफ्तिताह महाराजा हरि सिंह ने खुद अपने हाथों से किया और रियासत को एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल सुपुर्द किया था। लेकिन आज भी ये अस्पताल बुनियादी जरूरतों से महरूम है और हुकूमत की नाकामी का परचम लहरा रहा है। हुकूमत की नाकामी और अस्पताल की जर्जर हालत का अंदाजा सिर्फ इस बात को देखकर लगाया जा सकता है कि इस अस्पताल में 7 वेंटिलेटर हैं और उनमें भी सिर्फ 2 या 3 काम करते हैं। रोजाना 100 हामिला खातून इस अस्पताल में आती हैं और जिनके लिए सिर्फ 40 बेड ही मयस्सर हैं और एक बेड पर 2-2 मरीज को सुलाया जाता है और ये मरीज दूर दराज के इलाकों से यहाँ इलाज के लिए आते हैं। लेकिन सहूलत को लेकर इस अस्पताल में हाथ खाली हैं। जितने दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जम्मू सिटी में, वो जितना भी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको यहाँ पर भेज देते हैं, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये था कि हर हॉस्पिटल में हर महीने की 9 तारीख को वहाँ पर चेकअप होगा, लेकिन वहाँ ना भी गांधीनगर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हो रहा है इतना ज़्यादा, ना ही सरवाल में। तो सारा रश जो है यहाँ पर आ रहा है और इतना ज़्यादा बर्डन है कि 3-3 बजे तक जो है वो एक लेडीज़ का नंबर नहीं आता, उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। गायनिक डिपार्टमेंट में इतनी भीड़ है सर कि जो पेशेंट है उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और बच्चे गोद में लेके बैठे हैं। इसलिए गायनिक डिपार्टमेंट को अरेंज करना चाहिए, कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए।
इस अस्पताल में टोटल 550 बेड मौजूद हैं और रोजाना 800 से 1000 बच्चे और खवातीन इलाज के लिए आती हैं। लेकिन 550 बेड वाले इस हॉस्पिटल पर इसका बोझ बुजुर्ग के कांधे पर गठरी रखने जैसा है। आप जब इस अस्पताल में दाखिल होते हैं, हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गलियों तक भीड़ नजर आती है और मरीज गलियारों में इलाज कराने को मजबूर हैं। इसी के साथ लेबर रूम और छोटे बच्चों के लिए आईसीयू रूम की हालत बद से बदतर बनी हुई है और इन खराब हालातों पर पूरे जम्मू के हामिला खातून और बच्चों का जिम्मा है। जब इस मसले पर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से बात की गई तो उन्होंने हुकूमत से उम्मीद लगाई कि मुस्तकबिल में शायद सब बेहतर हो जाए। हमने पीछे जो मंत्री साहब को रिक्वेस्ट की थी, वो आए थे, उन्होंने इसको देखा पूरा इंस्पेक्शन करके, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि एक तो लेबर रूम का 100+ करो और दूसरा जो बाकी ओवरऑल जो गायनी का है जो 240 उसको 500 तक बेड्स इनकी स्ट्रेंथ करनी है। हुकूमत की नाकामी और अस्पताल में बुनियादी सहूलतों की जर्जर हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से उम्मीद तो लगाई जा सकती है, लेकिन इस उम्मीद के सबब रोज हजारों चिराग के बुझने और दिए के टूटने का खदशा बना रहता है। रियासत में मुकम्मल सहूलतें देना हुकूमत में बैठे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है और इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। अक्सर हुकूमत की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। ऐसे में समय आ गया है कि केवल दावे नहीं, खासकर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके, क्योंकि आम लोग जो गरीब तबका है वही इन अस्पतालों में ज़्यादातर आता है। ऐसे में समय आ चुका है कि सरकार सिर्फ दावे नहीं बल्कि जो मरकजी हुकूमत की और राज्य हुकूमत की जो स्कीमें हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ हमारे जम्मू रिपोर्टर राजन वैद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजन, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, और एक अगर मां तंदुरुस्त होती है तो बच्चे पर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं पूरी फैमिली पर असर पड़ता है, और इसको ही नजरअंदाज किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन इलाज की सहूलियात नहीं है और सभी कुछ जो है सरकार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि तवज्जो ही नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट दिखाई, जब हमने हुकूमत से जब भी हम बात करते हैं तो ये दावे किए जाते हैं कि सभी तरह की जो वहाँ पे फैसिलिटीज हैं हॉस्पिटल में मुहैया करवाई गई हैं और कई ऐसी स्कीमें भी हैं जिनको लागू किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा से कुछ और ही तस्वीर बयां करती है, जो हमें यहाँ भी देखने को मिला कि ये एक ऐसा अस्पताल है, मैं आपको बता दूं, जिसपे जम्मू सूबे के सभी जिले जो हैं वहां से पेशेंट यहाँ पे आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बेड पे 3 महिलाओं को रखा जाता है, वो भी हमला औरतों को, जो जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और जो मुश्किलात में होती हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, वो जाए तो कहाँ जाएं। अगर जम्मू कश्मीर में अगर जो अहम सिटी के जो अस्पताल है उनकी ये हालत है, तो दूर दराज के गाँव में किस तरह की हालत होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो दावे होते हैं उनकी हकीकत क्या है, और खुद अफसरान अस्पताल के डॉक्टर्स ये बात मान रहे हैं कि बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है। जम्मू में होकर के भी वहां के जो मकामी नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी इस सिमत में पहल नहीं की। कितनी इंपॉर्टेंट ये, कितनी जरूरी ये जरूरत है, सहूलात है उसको फराहम कराने के लिए। जी देखिए, जिस तरह से हमने खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो बोलते हुए नजर आए, वो मानते हैं कि हमारे यहाँ कमी है। 100 जो ऐसे हमला होते जो हैं अस्पताल में रोजाना आती हैं, लेकिन 40 बेड हैं। अगर 40 बेड हैं तो हम ये मान सकते हैं कि एक बेड पे 3 जो है औरतों को अकोमोडेट करना होता होगा। तो इस तरह के हालात में कितनी मुश्किल है, और ये आज की बात नहीं है, बहुत देर पहले से इस तरह से। नहीं, मेरा सवाल ये, बीजेपी के लोग यहाँ से चुनकर आए हैं, हुकूमत में साझेदार हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो मिनिस्ट्री पूरी वहां पर है, जम्मू में है, क्या कर रहे हैं मिनिस्टर्स? वजीर आला इस मामले में उन तक बात पहुंची है? जी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो एमएलए हैं बाली भगत, वही सेहत के महकमे को देखते हैं, वही मंत्री हैं इसके। तो उसके बावजूद इसका इस तरह का हाल है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले भी आवाजें उठती आई हैं जम्मू कश्मीर में, लोगों का गुस्सा सामने
देखने में आया। ये तो सेहत का महकमे की बात है, लेकिन कई ऐसे महकमे हैं जो बीजेपी के पास है, चाहे हम पावर की बात करें या अलग महकमों की बात करें, सभी जगह एक तरह की इसी तरह की दिक्कत और इसी तरह का गुस्सा लोगों में देखने को मिला है। तो ये हम साफ देख सकते हैं कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, जो जिसकी वजह से जो लोगों में इस वक्त गुस्सा पनपा हुआ है। और जो जिस तरह की ये हालत अस्पतालों की है और खासकर शहर के उन अस्पतालों की जिसपे हजारों लोग एक महीने में हम कहें कि लाखों लोग भी आते हैं, तो उस तरह से इसको प्रायोरिटी पे लेके वेंटिलेटर मशीन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, तो इन अस्पतालों का ये हाल है। तो हम ये अंदाजा लगाकर, और जब हम खबरों में दिखाते हैं राजन, तो श्रीनगर के अगर अस्पतालों की हालत की खराबी दिखाते हैं तो वो लोग मानते हैं कि जम्मू में ज्यादा सहूलियात हैं, और इधर हम जम्मू की तस्वीर देख रहे हैं तो पाते हैं कि जम्मू में तो और भी हालत खराब है। ऐसे में तो सीधे हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि श्रीनगर यानी कश्मीर और जम्मू दोनों की नुमाइंदगी इस वक्त इस हुकूमत में हो रही है। कहां पर चूक हो रही है, कहां पर कमजोरी है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने 2 बार जो है GMC अस्पताल का दौरा भी किया और वहां जाके उनकी एक ही शिकायत थी कि जो वो उन्होंने अपनी नाखुशी जो है जाहिर की कि जिस तरह के यहाँ पे फैसिलिटीज हैं लोगों को दी हुई हैं, उससे वो नाखुश थी दोनों बार। एक बार तो उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया, उसके बाद जिस तरह से उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, तो कहीं ना कहीं वो भी ये मानती है, हुकूमत भी ये मानती है कि वो अच्छी सुविधाएं के लिए पैसा तो दिया, लेकिन अफसोस की बात तो यह है और ताज्जुब की बात है कि सीएम के इतने दौरों के बाद भी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आ पाया हो। तो ये तो हद है, लापरवाही की हद है, अफसरान के काम न करने के तौर तरीकों की हद है, या मिनिस्टर्स के ध्यान न देने की हद है? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जिसका काम होता है अस्पताल का सारा प्रशासन, जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं वो देखना, लेकिन उनका खुद का कहना है कि हमने अपने जो मंत्री हैं उन तक अपनी बात पहुंचा दी है, हमें कहा है कि वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे बेड की जरूरत है, लेकिन अगर वो उनकी बात सुनते ही जाती है तो वो किसके पास जाए। अब ऐसे में एक अफसर का ये हाल है तो एक आम लोगों की सुनवाई किस लेवल तक हो सकती है, यह हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे ना कहीं जवाबदेही बनती है सरकार की कि जो उन्होंने दावे किए थे यहाँ इलेक्शन से पहले वो अब तक क्यों नहीं पूरे कर पाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए राजन वैद जम्मू से। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। भदरवा के दारैना इलाके में देर रात एक मिनी बस पुरअसरार तरीके से आतिश ज़दगी का शिकार हो गई। शिद्दत आतिश के सबब बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसा रात तकरीबन 1:30 बजे भदरवा का है, जहां पर 16 किलोमीटर दूर भल्ला टेसा लिंक रोड पर हुआ यह हादसा। पुलिस के मुताबिक मेटाडोर का ड्राइवर रात को गाड़ी पार्क करके अपने घर चला गया था, लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी में आग लगने की खबर मिली तो वो पुलिस और मकामी लोगों के साथ जाए हादसे पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज नहीं की है। इंक्वायरीज है, उसमें सर्टन करेंगे कि जो मालिक है वो भी वहां पर गाड़ी रोड साइड पर पार्क करके, क्योंकि वो एक डिजर्टेड प्लेस है, तो उसका घर कहीं पास में वहां पर चले गए थे। तो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये एक्सीडेंटल है या कोई फायर वहीं पर कोई सिगरेट बीड़ी की अबंडेंट कोई ऑब्जेक्ट रह गया है, बर्निंग ऑब्जेक्ट, उससे हुआ या किसी मिसक्रेंट ने किया हुआ है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमने इसका नोटिस लिया हुआ है और इंक्वायरीज के बाद इसमें लॉफुल एक्शन लिया जाएगा। और कुपवाड़ा जिले के दादपुरा इलाके के लोगों ने PDD महकमे के इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेकर बिजली के बिलों में रियायत देने का इल्जाम लगाया। इस मसले के खिलाफ इलाके के लोगों ने एहतजाज किया। इस मसले पर लोगों का कहना था कि हमारे बकाया बिलों में रियायत देने के लिए PDD इंस्पेक्टर फयाज अहमद ने 20,000 रुपए की डिमांड की थी और 20,000 देने के बाद 108 रुपए से 360 रुपए तक माहाना बिलों में रियायत देने की बात कही। साथ ही कहा कि इसके बाद हमें बकाया बिल भी देने की जरूरत नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि हम मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं और हमने इंस्पेक्टर को उनकी ओर से डिमांड जो की गई थी रकम अदा भी कर दी, लेकिन हमें अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है।
जो खंबे हैं, पोल हैं बिजली के, वो बिल्कुल टीढ़े हो गए, वो सीधा होकर टीढ़े हो गए, और उन पर जो तार है वो उठाकर जमीन पर गिर के उठाकर दरख्तों पर लगाई है। तूत के दरख्त पर, अखरोट के दरख्त पर, सफेद के दरख्त पर लटकी हुई है। अगर वो कहीं गिर जाए तो इंसान को मरने का खतरा भी है, मरने का खतरा है। अगर पावर होता तो खबर कितने मरे हुए होते, मगर यहाँ पावर जब होता ही नहीं है तो इसलिए खतरे से बाहर है। यहाँ पोल है, पता नहीं, यहाँ मकानों पे तार लगा हुआ है, यहाँ दुकानों पे तार लगा हुआ है, यहाँ पे पावर नहीं आते हैं। 6 महीनों से हमने कभी बिजली देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर पहले आया, गरीबों के पास ले लिया 30,000, और जो अमीर है उसके पास ले लिया 10,000 रुपए, वो मैं माफ करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं माफ करूंगा। हम तो गरीब है, हमें बिल मिलता है 360 रुपए, और जो अमीर है उसके पास बिल आता है 108 रुपए। और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को मुल्क भर में जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन रियासत की नहरों में गंदगी का अंबार कुछ और हकीकत बयां कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां मुल्क में स्वच्छ भारत अभियान का परचम बुलंद किया जाता है और उस परचम को लहराने हुक्मरान से लेकर अफसरान तक आगे आते हैं और सड़कों पर झाड़ू पकड़े अखबार की सुर्खियां बनते हैं। आम बाशिंदे जो अपना इलाका गंदा होने पर हुकूमत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब गंदगी खुद ने ही की हो तो नजर मिलाने से कतराते हैं। गलियां हों, सड़कें हों या फिर पानी की नहरें हों, जहां तक नजर दौड़ाई जाए सिर्फ गंदगी का अंबार नजर आता है। और इस अंबार के दरमियान स्वच्छ भारत अभियान का ख्वाब कफन की चादर ओढ़ लेता है। जम्मू के पानी की नहर रणबीर कैनाल और उसमें फैली ये गंदगी जिससे स्वच्छ भारत अभियान का ख्वाब शर्मिंदा है। जम्मू की 60 किलोमीटर की ये नहर जो जम्मू के किसानों के लिए लाइफलाइन समझी जाती है और दूसरों की लाइफलाइन कहलाने वाली ये नहर खुद की लाइफलाइन बचाने में नाकाम है। नहरें है ना, ये किसान की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए हमारी सब अपने भाइयों से अपील है कि वो जो भी गंदगी कूड़ा करकट डस्टबिन में डालिए, कहीं साइड पे जो लगे होते हैं गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं अपने डस्टबिन में डालिए, कृपया नहरों में ये कूड़ा मत डालिए, इससे गंदगी ज़्यादा फैल जाती है और खेतों तक पानी हमारा प्रॉपर नहीं पहुँच सकता है, तो हमारी फसल भी खराब हो जाती है। जो पॉलीथीन है ये पहुँच जाता है खेतों में, जब हम उनको कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ पौधे ऊपर इसके ऊपर जब जा रहा था ना वो जमीन तक नहीं जा सकती है, हमारी 20% तक फसल हमारी इससे बर्बाद हो जाती है पॉलीथीन की वजह से। और पानी साफ होगा तो हमारी अच्छी भरपूर फसल पैदा होगी। जो नहर 423 गांव के किसानों के खेतों की प्यास बुझाती हो, आज वो खुद गंदगी के अंबार के बीच प्यासी है। नहर अब बहने के बजाय कचड़े के दरमियान सूख गई है और दम तोड़ती ये नहर पूछती है अपना गुनाह उनसे जिनकी ये प्यास बुझाती है। अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ती ये नहर 38,000 हेक्टेयर जमीन को सींचती थी, आज हमारी गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। ये नहर सिर्फ आबपाशी के लिए नहीं बल्कि पीने का पानी मुहैया कराती थी, लेकिन अब ये नहर कम और नाला ज्यादा लगती है जिसमें हमारा रोजमर्रा का कचरा फैला हुआ है। जब इस सिलसिले में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर से बात करने की कोशिश की गई तो वो खुद को बचाते हुए कुछ कहने से इनकार कर गए और अथॉरिटी से इजाजत लेने की बात कह दी। लोगों के आगे यही अपील है कि नहरों को साफ सुथरा रखा जाए, जो कूड़ा करकट है वो नहरों में ना फेंका जाए, क्योंकि अगर नहरों में कूड़ा करकट फेंकेंगे तो नहरें जो वो हैं वो भर जाएंगी, बाकी पानी की ब्लॉक हो जाएगा, पानी लोगों के जमीनों में खेतों में नहीं पहुंचेगा। जब सफाई की बात हो तो अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है और हुकूमत सिर्फ सफाई की स्कीम बनाकर भूल जाती है, जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो, चाहे फिर वो गंगा हो या रणवीर कैनाल। हुकूमत से परे आम शहरियों की भी यह जिम्मेदारी होती है कि अपना इलाका साफ रखें और जो नहर पीने का पानी देती हो उसे तो और साफ रखने की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। जम्मू से अजीज सलाम के लिए अवे प्रगाल की रिपोर्ट। और बारामूला के जिला अस्पताल में महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त के साथ कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए रोगी कल्याण समिति की मीटिंग का
एहतमाम किया गया। बारामूला के रुकन असम्बली जावेद हसन बेग की सदारत में हुई मीटिंग में महकमा सेहत के आला अफसरान मौजूद रहे। अस्पताल के जिम्मेदारान ने रुकन असम्बली जावेद हसन बेग को अस्पताल की जानिब से लोगों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारामूला जिले में हेल्थ सेक्टर वसी पैमाने पर फैल रहा है और अस्पताल में मुख्तलिफ खुसूसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर जावेद बेग ने वसाइल के मुवस्सिर इस्तेमाल पर जोर दिया ताकि मजमूई तौर पर हेल्थ सेक्टर के मयार को बढ़ाया जा सके। और जुगल भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से किश्तवाड़ के डाक बंगले में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर रंजीत सिंह और दीगर डॉक्टरों ने न सिर्फ लोगों का मुफ्त में इलाज किया बल्कि मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी फराहम की। इस मौके पर मकामी लोगों ने इसे चैरिटेबल ट्रस्ट का मुस्तहसन कदम करार दिया। और बांदीपोरा में कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के सदर नसीर अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स की ताउन की कमेटी के साथ ई बिलिंग और पेंडिंग पेमेंट के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बांदीपुरा के बैनर तले मुनक्किद इस प्रोग्राम में हुकूमत से PAO सिस्टम को तब तक अमल में न लाया जाए जब तक उनकी बकाया तनख्वाह अदा नहीं हो जाती। और मरकजी हुकूमत जहां स्वच्छ भारत अभियान का नारा दे रही है, वहीं तनमर्ग म्युनिसिपल कमेटी के पास कूड़ा करकट डंप करने की जगह तक मैसर नहीं है। रोजमर्रा म्युनिसिपल कमेटी के स्वीपर तनमर्ग की मेन मार्केट, सड़क और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के बाहर से कूड़ा जमा करते हैं और इसे तनमर्ग म्युनिसिपल कमेटी, मुंसिफ कोर्ट और सूमो स्टैंड के बिल्कुल सेंटर पर खुले में आग लगा देते हैं। इन तीनों मकामात से रोज सैकड़ों मुसाफिर और आम लोग गुजरते हैं और पूरे दिन कुत्ते और दूसरे आवारा जानवर भी कचरे के ढेर को फैला देते हैं, जिससे कि मुसाफिरों और आम शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ओपनली ये डस्ट फेंक रहे हैं, तो इससे क्या नतीजा हो रहा है, यहाँ से इतनी फॉल स्मेल आ रही है कि लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए अभी विंटर चल रहा है तो इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही है। जब गर्मा आ जाएगा तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये आ रहा है। यहाँ पे जो है हम इस समय ये जो सोमो स्टैंड है, इधर भी जितनी भी सवारियाँ आती है इसी वजह से यहाँ से भाग जा रहे हैं। दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, गाड़ियों में रहना इनका मुश्किल हो जाता है। मैं SDM टंगमर्ग, तहसीलदार टंगमर्ग और म्यूनिसिपलिटी के जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किस बेस पे आप यहाँ पे ये जो है वेस्टेज फेंक रहे हो, ओपनली जला रहे हो वेस्टेज, ये किस बेस पे? आपके माध्यम से मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ इन तक कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ये सब, क्योंकि इसकी वजह से आप देख रहे हैं जितने भी पेड़ पीछे है वो खराब कर दिए गए हैं क्योंकि वो पेड़ सूख गए हैं। किसानों को तकनीकी हिदायत फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से गुम अहमदपुरा में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पट्टन के SDAO काजी शौकत अशरफ ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताया। ट्रेनिंग के दौरान किसानों को मशरूम की खेती करने का भी मशवरा दिया गया कि इससे बेरोजगारी की परेशानी खत्म करने में मदद मिलेगी। पट्टन के SDM सरफराज मोहम्मद भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। उन्होंने महकमा ज़राअत की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम की तारीफ करते हुए इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस कैंप का हम जो मैन और मकसद जो था हमारा, हमने जो यहाँ पे अपने जो किसान भाई है उनको बुलाया था। उनको जो नई नई वैरायटियाँ आई है, खासकर हमने जो सब्जियों के बारे में इनको इंफॉर्मेशन दे दी, उनके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हम जो किसान भाई है उनसे भी हमने जो वो मुतमीन हुए और उनसे भी जो उनकी जो प्रॉब्लम थी हमने सुनी। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो यहाँ पे फार्मर्स आए थे उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी डिफरेंट स्कीमों की इंफॉर्मेशन दे दी। उनको डिफरेंट जो उनकी प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या करना चाहिए उनको उस बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दी गई। और जो इनका आगे का प्रोग्राम है, क्रॉपिंग सीज़न जो आने वाला है, उसमें उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस सिलसिले में इनको एक अच्छे एक्सपर्ट्स ने अपनी जो उनकी टेक्निकल एडवाइस है वो दे दी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर इन दिनों काफी तादाद में बंदर नजर आ रहे हैं। इससे बंदरों के साथ साथ हाईवे पर सफर कर रहे लोगों को भी परेशानी हो रही है और इसे नजरअंदाज किया जाना किसी बड़े खतरे को दावत देना है। देखिए रिपोर्ट।
नोटिस बोर्ड वाले इस देश में एक और बोर्ड पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों को खाना दिया जाना गैर कानूनी माना जाएगा, लेकिन दूसरे नोटिस बोर्ड की तरह इसे भी अनदेखा कर दिया जाता है और गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद भी लोग जंगली जानवरों के लिए सड़क के किनारे खाना फेंक जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? इसे जानने के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का ये नजारा देखिए। बंदर जंगलों से निकलकर हाईवे पर घूम रहे हैं। इसकी वजह है खाने की तलाश, जो यहाँ आकर खत्म हो जाती है। दरअसल लगातार जंगलों के काटे जाने से बंदर ही नहीं, दूसरे जंगली जानवर भी जंगल से शहरों और गांव में आ जाते हैं। जंगल की कम होती जमीन इन जानवरों को बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। इनके बाहर आने से इंसान तो परेशान होते ही हैं, इन जानवरों के जान पर भी बन आती है। तो ये रोड पे ही आ रहे हैं, कहीं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, हर रोज कितने मंकी जो मर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इनका कि जो जंगल से इनको बढ़ाएं, थोड़ा सा इनके लिए सोचें कुछ। बंदरों के जंगल से बाहर आने के बाद इंसान भी परेशान होते हैं। गांव या शहरों में घुसकर ये बंदर खूब हंगामा करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार भी इंसान ही है। उसके मेन दो कारण है। एक कारण तो ये है कि जंगल में जो इनका नेचुरल एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है। उनके लिए फूल फल वगैरह जंगल में नहीं है, तो खाने की तलाश में इनको जंगल से बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी वजह ये है कि हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं जिसकी वजह से हम बंदरों को खाना डालते हैं, और बंदरों को जब तक हम खाना डालते रहेंगे बंदर जंगल से निकल के हमारे घर में घुसते रहेंगे और हमारे लिए वो प्रॉब्लम आ जाएगी जो आज आ गई है और बाकी स्टेटों में भी आ गई है कि बंदरों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। बंदरों के रोड पर घूमने से उनकी जान को तो खतरा होता ही है, साथ ही तेजी से आ रही गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बताते हैं कि जंगली जानवरों को जंगल में ही रोके रखना जरूरी है। इसके लिए ऐसे इंतजामात करने होंगे ताकि उन्हें जंगलों में ही खाना मुहैया हो जाए। साथ ही लोगों को महकमा जंगलात की हिदायतों पर भी अमल करने की जरूरत है। इसको कई तरीके से हमें डील करना है। पहला तरीका तो यह है कि हमें बंदरों को जंगल में वापस भेजना है। उसकी दो तरकीबें हैं। एक तरकीब तो यह है कि जंगल में हम फ्रूट प्लांट्स लगाएं ताकि उनके खाने की तलाश में उनको जंगल से बाहर ना आना पड़े। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जंगलों की कटाई हुई है, ऐसे में जानवर खासकर बंदर जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख कर चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के ऊपर बंदरों का उत्पात मचाना इसकी ताजा मिसाल है। वहीं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अपने वजूहात हैं, लेकिन समय रहते अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो नेशनल हाईवे के ऊपर बंदरों के उत्पात से कभी भी एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। और कुलगाम के अखरान के 6 साल का मासूम मोहसिन जहूर, जो कि एक जानलेवा बीमारी का 3 सालों से शिकार है। मोहसिन बिस्कट एल्ड्रिक सिंड्रोम का शिकार है, जो कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक शख्स को होती है। मासूम के वालिद एक पेशे से दुकानदार हैं। मोहसिन के वालिद का कहना है कि हमारे पास जो कुछ था वो हम मोहसिन के इलाज में 3 सालों में खर्च कर चुके हैं और सब कुछ बेच दिया है। मोहसिन के पड़ोसियों और उनके वालिदैन ने हुकूमत और लोगों से अपील की है कि मासूम मोहसिन को बचाने के लिए आगे आएं और उसके इलाज के खर्च में ताउन करें। आपकी स्क्रीन पर बैंक की डिटेल्स भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक आप मासूम मोहसिन के इलाज में मदद करें और सवाबे दारैन हासिल करें। ये बैंक की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए। इस मासूम की मदद, इसके अहले खाना की मदद करिए ताकि इसका इलाज ठीक तरीके से किया जा सके। मोहसिन जहूर इनका नाम है। अकाउंट नंबर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, हम बार बार दिखा रहे हैं। मोहसिन जहूर अहमद डार इनके वालिद का नाम है और यह है उनका बैंक अकाउंट। J&K बैंक का ये अकाउंट है और इस अकाउंट नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। जिला गांधरबल के डीसी ऑफिस में एक रोजा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने किया। इस प्रोग्राम में कई डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनियों ने शिरकत की और नौजवानों को स्कीमों की जानकारी फराहम कराई गई। इस मौके पर डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाया जिसमें एग्रीकल्चर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट खास तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर माजूर नौजवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
कि इस वक्त रियासत में माजूर बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है और अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो हम भी बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं। बस इसी मौके पर माजूर बच्चों की तंजीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने यहाँ इन बच्चों के लिए स्टॉल लगाई और हमारी कोशिश है कि इन्हें जॉब फराहम किया जा सके। और आइए अब चलते चलते नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। बौद्ध और मुसलमानों के बीच मजहबी तशद्दुद में सुलगा। श्रीलंका कैंडी में 10 दिन के लिए लगाई गई इमरजेंसी। ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के लिए कोलंबो में है टीम इंडिया। बढ़ाई गई सिक्योरिटी। कार्ति पर कसरा शिकंजा। आईएनएक्स मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम की फिर बड़ी रिमांड। पूछताछ के लिए सीबीआई को मिली 3 दिन की कस्टडी। पीएनबी बैंक घोटाले में आज बड़े बड़े लोगों तक। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की सीईओ को भेजा नोटिस। गीतांजलि को लोन देने पर सफाई मांगी। त्रिपुरा में इंतखाबात नताइज के बाद तशद्दुद की आग भड़की। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के बेलूनिया में बुलडोजर से गिराई लेनिन की मूर्ति। वेस्ट बंगाल में सड़क पर उतरी लेफ्ट पार्टियां। विप्लव देव बनेंगे त्रिपुरा के नए वजीर आला। अराकीन असेंबली की मीटिंग में लिया गया फैसला। विष्णुदेव बर्मन होंगे डिप्टी सीएम। 9 मार्च को हलफबर्दारी में जाएंगे पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गद्दार वतन को दी सख्त इंतबाह। कहा बोल तोड़ने वालों को तोड़कर रख देंगे। बयान पर अपोजिशन ने असेंबली में किया हंगामा। पीएनबी घोटाले पर संसद में संग्राम। हंगामे की वजह से लोकसभा कल तक मुलतवी। अपोजिशन पीएम के जवाब पर अड़ा। सरकार रूल 193 के तहत चर्चा को तैयार। यूपी में मुश्तरका निकाह स्कीम में घोटाले पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार किए गए ग्राम प्रधान समेत 3 लोग। 11 जोड़ों ने पैसों के लिए दोबारा की थी शादी। यूपी बोर्ड इम्तिहान में बड़ी लापरवाही। बायोलॉजी फर्स्ट की जगह सेकंड को बांटा पेपर। मथुरा के एक सेंटर पर हुई गड़बड़ी। बुधवार को होगी बायोलॉजी सेकंड का इम्तिहान। पेपर लीक की खबर से महकमे तालीम में हड़कंप। कर्नाटक के रामनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर शॉप को निशाना बनाया। हेलमेट पहने बदमाशों ने की लूटपाट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गुजरात के भावनगर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक नाले में गिरा। 26 से ज्यादा मजदूरों की मौत। 70 से ज्यादा लोग थे सवार। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बीजेपी पार्लिमानी मीटिंग में 3 रियासतों में मिली जीत का जश्न। पीएम ने बताया नजरिए की जीत हमारी जारी है। कर्नाटक की बारी है। ये नारे भी लगे। मदरसों के बाद अब दरगाह और वक्फ जायदाद। यूपी सरकार के निशाने पर। आमदनी को तलाक शुदा खवातीन पर खर्च करने का हवाला देकर नई स्कीम बनाने की तैयारी। फैसले की मुखालफत शुरू। मेघालय को मिला नया सीएम। एनपीपी के कोनराड संगमा ने लिया सीएम ओहदे का हलफ। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दी मुबारकबाद। डोकलाम में चीन की साजिश। ड्रैगन ने 10 मीटर चौड़ी तकरीबन 1.25 किलोमीटर सड़क बनाई। दिफाई जराये के हवाले से खबर। कर्नाटक के वजीर दाखिला का बयान। महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान के लोगों पर लगे फौरी रोक। कर्नाटक में बंदूकें सप्लाई करने का लगाया इल्जाम। पीएम मोदी पर तेलंगाना सीएम के बयान पर बवाल। चंद्रशेखर राव ने 2014 में पीएम मोदी को बताया था तानाशाह। केसीआर ने इल्जामात को खारिज किया। राहुल गांधी ने की आंध्रा के पार्टी कारकुनान से मुलाकात। कहा 2019 में इक़्तिदार में आए तो आंध्र प्रदेश को देंगे खुसूसी रियासत का दर्जा।